यूरोपियन सेना का कर्तव्य। यहाँ तक कि निजी सैनिकों को भी बहुत कम अनुशासन दिया जाता था। यहाँ तक कि अवज्ञा या भगोड़े के लिए सबसे बुरी वेतन में कटौती थी। सजा, जुर्माना या सेना के साथ बड़ी संख्या में शिविर अनुयायी थे। साथ ही सैनिकों के रिश्तेदार और मित्र भी थे। मनुची ने उल्लेख किया है कि लगभग हर सैनिक के साथ उसकी पत्नी और बच्चे थे। इस प्रकार उन्होंने लिखा, एक सैनिक को अपनी बाह के नीचे एक दूध छुड़ाए हुए शिशु को और अपने सिर पर खाना पकाने के बर्तनों और तवे की टोकरी को ले जाते हुए देखा जा सकता है। उसके पीछे उसकी पत्नी अपने भालों या फिर माचिस की तीलियों के साथ चलती है। संगीन की जगह वे बंदूक की नली में एक चम्मच चिपका देते हैं, जो लंबी होने के कारण पति द्वारा अपने सिर पर रखी टोकरी की तुलना में अधिक सुविधाजनक होती है। सेना के साथ चलने वाले कई सज्जन अभियान में कम रुचि रखने वाले दरबारी थे। डॉक्टर कैरेरी ने लिखा, वे कभी भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते थे, बड़े बारबे के लिए बंदूक की तरह। लेकिन इन बेहतरीन तोपों के अलावा बर्बर पठान और अरब भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियां मार्च करती थी। अभियान के दौरान मुगल सेनापति का शान शौकत दिल्ली के बादशाह जितना ही महान होता था। औरंगजेब के तंबू के चारों ओर सोने के डंडियों से लैस 100 नौकर थे और उसके साथ 9 सहायक थे जो मखमल और सोने के कपड़ों से बने थे, जिनकी आस्तीनें फूली हुई थी और कॉलर में लंबे सिरे लटक रहे थे जो कि कमर के पीछे तक के थे। यदि उनका निजी जीवन एक भिक्षु की तरह ही सादगीपूर्ण था, तो औरंगजेब ने कभी भी अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए बाहरी दिखावे के द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने में चूक नहीं की। उनके क्वार्टर के चारों ओर झंडे और बैनर लिए हाथियों की कतार खड़ी थी। जब वह अपने तंबू से बाहर निकलता था तो उसे 8 फीट लंबे हरे तुरही बजाने वालों द्वारा सलामी दी जाती थी। इन उपकरणों से एक अजीबोगरीब गड़गड़ाहट निकलती थी। शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के आगे बढ़ने का कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने खुद को साम्राज्य का सामंत घोषित कर दिया था, इसलिए उनके पास साम्राज्यवादी सेनाओं द्वारा उनके क्षेत्रों के उपयोग पर शिकायत करने का कोई कारण नहीं था और कोई भी प्रत्यक्ष प्रतिरोध बेकार होता। साम्राज्य की पूरी ताकत को चुनौती देने से पहले उन्हें बहुत समय गुजारना था। वह पहाड़ों में चले गए और इंतजार किया जब तक कि शाही सेना उनके पहाड़ी किलों के पुल के दोनों ओर दक्कन के पठार और समुद्र तट पर आगे नहीं बढ़ गई। शायद ग्रेनाइट की चट्टान पर किसी चौकी से उन्होंने धूल भरी सड़कों पर ऊंटों के जुलूस को देखा, जिनमें बंदूकें गरज रही थी। युद्ध के हाथी, मुगल घुड़सवार सेना के नुकीले हेलमेट और पंखों वाले भाले और तातर घोड़े की पूंछ की झंडे साफ फरवरी की हवा में लहरा रहे थे। कल्याण, जिस पर कब्जा करना शिवाजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता थी, को समझदारी से छोड़ दिया गया था। मराठों ने इस महल को अपने अधीन कर लिया और मुसलमान, जो अब साम्राज्यवादी हो चुके थे, ने पुराने महल में फिर से शासन करना शुरू कर दिया। मुगल सेना ने धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। निराशा में बीजापुर के अली ने दास्तापूर्ण विनम्रता के साथ अपनी अधीनता पेश की। उसने नए प्रस्तावों के साथ एक के बाद एक दूत भेजे, लेकिन औरंगजेब ने उनकी याचिकाओं को निर्दयी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। वह साम्राज्य के लिए क्षेत्र में वृद्धि नहीं चाहता था, ना ही दिल्ली के अधीनता के विस्तृत विरोध के साथ कोई नई संधि। वह विधर्म के उस केंद्र मैदान के उस अधर्मी शहर को नष्ट करना चाहता था। मैदान में मुगलों का विरोध करना बेकार था। बीजापुर के लोगों ने अपनी फसलें जला दी, अपने खेत और गांव छोड़ दिए और उन विशाल दीवारों के पीछे शरण लेने के लिए बड़े शहर में चले गए। प्रार्थना करने वाले लोग मस्जिदों में, पुराने राजाओं की कब्रों, फूलों और नकाशीदार कलम केश वाली वे सुंदर कब्रें के सामने, पैगंबर के बालों के अवशेष के मंदिर में अपनी छाती पीटते हुए और इतालवी
अम्योरिटी की मंद मंद मुख मुद्राओं और छत के भित्त चित्रों की उन सुस्त वीनस की उदासीन मुस्कुराहटों के नीचे फुटपाथ पर अपने माथे पीटते हुए थे। जादूगर, उन दक्षिणी जादूगरों के पूर्वज जिन्हें टीपू ने अंग्रेज के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती किया था, ने अपने मंत्र और शाप तैयार की और दीवारों के साथ प्रसिद्ध पुरानी तुर्के बंदूकें, जिन्हें लगभग पूजनीय माना जाता है, दिव्य और उनके कालीन और सोने के कपड़े उतार दिए गए और उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया। मैदान के सम्राट के खुले जबड़े पत्थरों और नुकीले कीलों और टूटे शीशे से भरे बोरों से भरे हुए थे। धुएं से सने हुई तोपची दोपहर के सूरज के नीचे कमर तक नंगे काम कर रहे थे। भागते समय गांव वालों ने जो कुछ छोड़ा था उसे औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से नष्ट कर दिया। पेड़, बाग और बगीचे जला दिए गए, नहरों को मिट्टी से भर दिया गया और खेतों में नमक बो दिया गया। अपने सादे सफेद अंगरखे में एक हाथ तलवार की मूठ और दूसरे हाथ से अपनी पतली नाक पर गुलाब की पंखुड़ी पकड़ते हुए औरंगजेब ने अपने सामने फैले शहर को देखा जो पहले से ही उसकी मुट्ठी में था। इस बीच शिवाजी हालांकि अपने पहाड़ी शरण स्थल में सुरक्षित थे, अपनी वर्तमान निष्क्रियता से अधीर हो गए। वे मुगलों की पिछली सेना पर एक छोटे से हमले की उत्तेजना को रोक नहीं पाए। अगर यह हमला मूर्खतापूर्ण और अनावश्यक लगता तो इसकी सफलता कुछ हद तक उचित थी। अब तक उनकी घुड़सवार सेना छोटे छोटे टट्टुओं पर सवार थी, जिनका इस्तेमाल पहाड़ी लोग अपनी खड़ी चढ़ाई पर करते हैं। अगर उनकी घुड़सवार सेना को कभी भी मुगलों की घुड़सवार सेना से मुकाबला करना था, जो अपने मुगल पूर्वजों के बिजली के हमलों से विरासत में मिली घुड़सवारी की परंपराओं के साथ थी और उनके राजपूत सहायक नदियों की अनियमित सेनाओं के साथ, उन्हें किसी तरह अपने घुड़सवारों को उनके मौजूदा घुड़सवारों से बेहतर घुड़सवार मुहैया कराने थे। तो शिवाजी ने कुछ 100 लोगों को सवार कर मुगल सीमा पार की और सीमांत प्रांत की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया। वह उस स्थान पर कब्जा करने में असमर्थ था, लेकिन उसने औरंगजेब के अस्तबल से 1000 घुड़सवारों को लूट लिया और सुरक्षित रूप से अपनी पहाड़ियों पर लौट आया। इस दुस्साहसिक हमले की खबर बीजापुर की दीवारों के सामने अपने शिविर में औरंगजेब तक पहुंची। गुस्से से उसने अपने अधीनस्थों को पत्र लिखकर उनकी लापरवाही की निंदा की। कठोर स्कूली शिक्षकों जैसी फटकार के बाद शिवाजी को सजा देने के निर्देश दिए गए। उनकी जमीन पर मुगल सैनिकों को तुरंत कब्जा करना था, जो गांवों को बर्बाद कर दे और लोगों को बिना दया के मार डाले। सभी मुगल अधिकारियों और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामीणों को भी मार दिया जाना चाहिए जहां से शिवाजी अपने हमले के दौरान गुजरे थे, क्योंकि उन्होंने मराठों के मार्ग का अधिक जोश से विरोध नहीं किया था। यह तथ्य कि मराठे अहमदनगर तक पहुंच गए थे स्थानीय अधिकारियों की बेईमानी और अक्षमता को दर्शाता है, जिसका प्रायश्चित केवल उनकी मौत से ही हो सकता था। मॉनसून के आ जाने के कारण इन व्यापक बदला लेने की कार्रवाई को तत्काल अंजाम देना असंभव था और इस बीच शिवाजी ने अपनी आवश्यकता अनुसार उतने ही घुड़सवार सैनिक जुटा लिए तथा अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी समय मांगा। उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर क्षमा याचना की तथा समर्पण और क्षतिपूर्ति की पेशकश की।